अच्छा, फिर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब नाम से जाहिर है कि ये मॉलिक्यूल्स की स्टडी होगी, ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से मॉलिक्यूल से हमारी बॉडी मिलकर बनी है या हमारे सेल्स किन मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बिलखुसूस हम दो तरह के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जरा ज्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं। वो कौन कौन से हैं? डीएनए है और प्रोटीन्स हैं, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन्स के ऊपर जरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ज्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल या ऑर्गेनिज्म हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अच्छा, फिर है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पर इकोलॉजी हमने बात की कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दूसरे अपने इर्द गिर्द के एनवायरमेंट के साथ ताल्लुक है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एनवायरमेंट से ताल्लुक और बिलखुसूस एनवायरमेंट का असर क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, और बिलखुसूस इंसानों की हरकतों की वजह से एनवायरमेंट जो खराब होती है उसका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या असर होता है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एनवायरमेंट जो खराब होती है उसका लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर क्या इंपैक्ट होता है, उसको आप स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। तो जनरली आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स और उनकी एनवायरमेंट की इंटरेक्शन है, लेकिन स्पेसिफिकली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है एनवायरमेंट पे, उसको आप एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। या दूसरे लफ्जों में पोल्यूशन का इंपैक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आप एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब क्या है? छोटे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? इतने छोटे कि आप आंख से ना देख सके उन्हें, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई, ठीक है। तो उनको जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे या दूसरे तरीकों से स्टडी करते हैं तो उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो जिन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए कम से कम माइक्रोस्कोप चाहिए हो वो माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं। मसलन बैक्टीरिया हैं, अमीबा हैं, यूग्लिना का नाम आपने सुना हुआ है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में काउंट होते हैं। फिर है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर किसे कहते हैं? तो कौन सा वाटर फ्रेश नहीं होता? तो फ्रेश वाटर का ऑपोजिट होता है समंदर का पानी। क्यों? क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर जो है वो मीठा पानी भी उसको उर्दू में कहा जाता है, कि जो आम पीने का पानी। अब जरूरी नहीं है कि वो मीठा ही हो, नमकीन भी हो सकता है, लेकिन अमूमन जो समंदर के अलावा पानी है वो फ्रेश वाटर कहलाता है, ठीक है। तो उसके अंदर तमाम समंदर के अलावा तमाम तर पानी फ्रेश वाटर कंसीडर होता है। तो उसमें झीलें भी आएंगी, दरिया भी आएंगे, नदी नाले भी आएंगे, कुएं का पानी है, नीचे जमीन का पानी है, ग्लेशियर्स पड़े हुए हैं, बारिश बरस रही है, बादलों के अंदर पानी मौजूद है। तो वो तमाम तर जितना भी पानी है वो फ्रेश वाटर कहलाएगा जब तक वो समंदर में नहीं पहुंच जाता, ठीक है। तो अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में रह रहे होते हैं वो समंदर के ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, ठीक है। किसी झील के ऑर्गेनिज्म को उठा के समंदर में डाल दें तो वो मर जाएगा, वहां पे सरवाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि झील के अंदर जो सारे हालात हैं, वहां पे नमक की मिकदार कितनी है, वहां पे ऑक्सीजन कितनी है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, वहां पे दूसरे केमिकल्स कौन कौन से हैं, रोशनी पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो समंदर से या दूसरी चीजों से डिफरेंट है। तो इसलिए हर जगह पे मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्टेड होते हैं, तो उनको फिर आप स्टडी करेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। तो फ्रेश वाटर की अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके मुकाबले में ऑपोजिट कहलाता है मरीन बायोलॉजी। मरीन वाटर को आप कहते हैं तो समंदरों में जितना पानी है वो मरीन बायोलॉजी में आप उसकी लाइफ को स्टडी करेंगे। तो उसके अपने पैरामीटर्स हैं, उसका टेम्परेचर कैसा है, वहां पे ऑक्सीजन कितनी है, वहां पे रोशनी कितनी पड़ती है, और इस तरह के सारे फैक्टर्स होते हैं। फिर है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स जानते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे के ऊपर या उसके अंदर रहते हो और उसको नुकसान पहुंचाएं। शर्त क्या है? नुकसान पहुंचाना। तो अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं
तो फिर वो पैरासाइट्स कहलाएंगे। अदरवाइज बाज ऑर्गेनिजम्स आपके ऊपर या आपके अंदर रह सकते हैं और हो सकता है कि वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा रहे हो, और ये भी हो सकता है कि वो आपको फायदा पहुंचा रहे हो, ठीक है, तो वो अलग कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जब नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। तो पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव्स इनसाइड और ऑन अनदर होस्ट, ठीक है, जो किसी मेजबान के ऊपर या उसके अंदर रहते हैं एंड काज हार्म टू द होस्ट, उसको नुकसान पहुंचाते हैं बाय ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम इट, और उससे फायदा, खुराक ले रहे हैं लेकिन वो जो खुराक दे रहा है उसको बदले में ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। मसलन आपने डेंगू मच्छर या मलेरिया के मच्छर देखे हुए हैं, इसी तरह आपने टेपवर्म का नाम सुना हुआ है, आपकी आंत में रहता है, लंबा सा होता है, और फिर इसी तरह आपने लाइस या टिक्स वगैरह से कभी ना कभी आपका वास्ता पड़ा है, जुएं जो आपके बालों में स्कूल गोइंग एज में हो जाती हैं, या टिक्स वगैरह आपने देखी हैं जो आपके भेड़ बकरियों के अंदर वो चिच्चड़ होते हैं, छोटे से कान वगैरह के साथ चिपके हुए होते हैं, यहाँ पे आपको तस्वीर में दिखाया हुआ है, तो वो खून चूसते हैं उसका और उसको बीमार कर सकते हैं, और इससे कॉन्गो वायरस भी फैलता है। तो अब ये क्योंकि एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाते हैं, यानी कि मच्छर ने एक से खून पिया, दूसरे से खून पिया, तीसरे से खून पिया, तो उस सिलसिले में वो बीमारियां भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, मलेरिया ट्रांसमिट कर सकते हैं, या डेंगू या दूसरी इस तरह की बीमारियां कर सकते हैं। फिर है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी जाहिर है इंसानों के हवाले से स्टडी करना है, लेकिन इंसानों की क्या चीज, तो इंसानों की लाइफ की तमाम एस्पेक्ट, मतलब ये कि उनकी बॉडी कैसे काम करती है, उनकी जीन्स कैसे ट्रांसफर होती हैं, उनकी बॉडी में सेल्स और मॉलिक्यूल्स कैसे बने हुए हैं, उनके जनाब एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उनकी इकोलॉजी क्या है, तो तमाम ब्रांचेस, लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स के हवाले से नहीं बल्कि ह्यूमंस के हवाले से जब आप उनको स्टडी कर रहे हैं तो वो ह्यूमन बायोलॉजी कहलाएगी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन हिस्टोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी वगैरह वगैरह, लंबी लिस्ट हो सकती है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स का ह्यूमन लाइफ के हवाले से मुताला ह्यूमन बायोलॉजी कहलाता है। फिर है जी सोशल बायोलॉजी, जहां लोग मिलजुल कर रह रहे हो या ऑर्गेनिजम्स जहां मिलजुल कर रह रहे हो तो वो सोसाइटी कहलाती है, मुआशरा कहलाता है। तो जब ऑर्गेनिजम्स मिलजुल के रहें तो उनकी हरकतें अकेले अकेले इंसान से जरा मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो सोशल बायोलॉजी से मुराद ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मिलजुल कर रहते हैं तो फिर वो क्या हरकतें करते हैं, तो उसको हम सोशल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। सोशल ऑर्गेनिजम्स होते हैं बास, यानी कि ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स जब हम देखते हैं तो वो अकेले अकेले रह रहे होते हैं। शेर है तो अकेला जंगल में फिर रहा है, ठीक है, कोई और इस तरह का जानवर है तो वो यूजुअली अकेले अकेले रह रहे होते हैं, लेकिन कई ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे मिलजुल कर रहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कुत्ते देखे होंगे कि रात को मिलके कुत्तों का एक ग्रो और दूसरा ग्रो आपस में लड़ रहे होंगे, ठीक है, तो वो ग्रो बनाकर रह रहे हैं, तो वो सोशल ऑर्गेनिजम्स हैं। इसी तरह चूंटियां आपने देखी हैं तो वो मिलजुल कर रह रही होती हैं, शहद की मक्खियां मिलजुल कर रह रही होती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ग्रो बनाकर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, वो सोशल ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। और उनकी लाइफ की स्टडी, कम्युनिटी की स्टडी, कम्युनल लाइफ की स्टडी को सोशल बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। ह्यूमंस जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की निस्बत जरा ज्यादा सोशल है, कि बाकी ऑर्गेनिजम्स का ये है कि उनको अकेला छोड़ भी दें तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। ह्यूमन अमूमन अकेले आपको छोड़ दिया जाए तो आप पागल हो जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो आप दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, तो वो उसको सोशल बायोलॉजी के हवाले से हम स्टडी किया जाता है। तो हनी बीज, एंड्स और ह्यूमंस वगैरह सोशल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। फिर है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी से मुराद है इंसानों की आसाइश के लिए कोई चीज बनाना, इंसानों के फायदे, आराम, आसाइश के लिए कोई चीज बनाना क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो कोई चीज बनाना फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, इंसानों के फायदे के लिए। तो बेसिकली आप लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटेक्नोलॉजी क्या होगी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, इंसान के फायदे के लिए। तो उसमें मुख्तलिफ काम आ सकते हैं कि आप चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या सब्सटेंसेस सिंथेसाइज करवा सकते हैं। कि आपने पूरा पूरा मतलब कूंडे दही के जमाने हैं पूरे पूरे, तो आपने जनाब एक पूरा घर डेडिकेट किया हुआ है या कमरा डेडिकेट किया हुआ है जहाँ पे आप रोजाना दूध रखते हैं, उस कमरे को ठंडा रखते हैं और उसमें दही जमाते हैं, फिर दुकान पे लाके इंसानों के फायदे के लिए बेचते हैं। तो वो क्या है? वो आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल कर रहे हैं कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए कोई चीज, तो वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। इसी तरह आप ब्रेड बना रहे हैं
अल्कोहल बना रहे हैं, कोई और इस तरह की चीज बना रहे हैं, तो आप कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके किसी पार्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंसानों के फायदे के लिए। यानी कि अमूमन पुराने जमाने में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म यानी कि आपने वो दही थोड़ी सी ली, दूध में मिला दी, तो उस दही के अंदर बैक्टीरिया हैं जिनको आप दही बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आपने खमीर लिया, आपने वो आटे के अंदर मिला दिया, तो खमीरी रोटी या आपने ब्रेड बना ली, ठीक है। तो आप कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं फायदे के लिए। लेकिन आजकल फिर हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल नहीं करते, हम उनके अंदर से वो चीज निकाल लेते हैं जो हमारे फायदे की है और उसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम बैक्टीरिया से इंसुलिन वगैरह बना लेते हैं, वो इंसुलिन निकाल ली जाती है और वो हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या उसका कोई पार्ट या उसका कोई प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं इंसानों के फायदे के लिए। मसलन आप एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, इंसुलिन बना रहे हैं, मेडिसिन मुख्तलिफ तरह की बना रहे हैं, या कदीम हजारों सालों से आप ब्रेड, योगर्ट और चीज वगैरह बना रहे हैं, तो वो बायोटेक्नोलॉजी में शुमार होता है।